नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। आदरणीय अभिभावक बंधुओं, सभी साथी अभिभावकगण के साथ साथ सभी अध्यापक महानुभाव और प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में आपका स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास का विश्व जनसंख्या, और ये चैप्टर 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विश्व जनसंख्या। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो विश्व जनसंख्या, इससे पहले मैं बच्चों एक बात पूछना चाहती हूँ कि किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? पानी, हवा, धरातल, मिट्टी, या वहां के मानव, वहां के लोग, वहां की जनसंख्या? बताइए क्या होता है? सभी महत्वपूर्ण होते हैं, नो डाउट, बट सबसे महत्वपूर्ण, आई आस्क द क्वेश्चन दैट सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो नो डाउट योर आंसर इज राइट, बी मानव जनसंख्या, यानी किसी भी देश की जनसंख्या किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। क्यों होती है? सभी प्रकार के संसाधन, चाहे वो जल है जिसके बिना भी जीवन संभव नहीं है, धरातल है, मिट्टी है, अनेक प्रकार के संसाधन है, सभी आवश्यक है। लेकिन जब उन संसाधनों का उपयोग करने वाला ही कोई नहीं होगा तो उनकी उपयोगिता क्या है? वो संसाधन कैसे बनेंगे? तो मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। किसी भी क्षेत्र के लोग सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वो संसाधनों का प्रयोग करते हैं और नीतियों का निर्धारण करते हैं ताकि समुचित विकास किया जा सके। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिगार्डिंग है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में आज आप क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आज। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विश्व जनसंख्या। इसमें हम पढ़ेंगे विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वितरण की असमानता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वितरण का प्रारूप क्या है, और इसी के साथ ही हम आगे करेंगे जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है, जनसंख्या परिवर्तन क्या है, उसके घटक क्या क्या हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, और जनसंख्या संक्रमण की जन संक्रमण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट की ओर हम प्रोसीड करेंगे जनसंख्या वृद्धि को या परिवर्तन को रोकने के उपाय। ठीक है? तो ये हमारे आज के सब टॉपिक रहेंगे, और मेन टॉपिक है हमारा विश्व जनसंख्या। आई होप इट्स क्लियर। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्या वितरण और घनत्व में कोई अंतर होता है? क्योंकि इसमें तीन ही मेन टॉपिक है, वितरण, घनत्व और परिवर्तन या वृद्धि। ये आगे उनके घटक है कि इनमें भिन्नता क्यों आती है। राइट? तो जनसंख्या वितरण क्या है, शायद ये आपको क्लियर होगा। मैं इसको अब रब कर देती हूँ। हमने क्या क्या अध्ययन करना है, हम वन बाय वन एक एक का अब स्टडी करेंगे। राइट? नोट डाउन करते रहना। विदाउट नोट डाउन हमारे पास कोई ट्रेजर नहीं होगा, जिसको अगर हम बाद में भी देखना चाहें तो उस खजाने से हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, वीडियो देख सकते हो दोबारा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट हमने किया जनसंख्या वितरण। तो अब मैं क्वेश्चन है मेरा, जनसंख्या वितरण क्या है? मैं यहाँ क्वेश्चन एक पॉइंट लिख रही हूँ कि यह जनसंख्या का एक निरपेक्ष माप है। और घनत्व क्या है? घनत्व सापेक्ष माप है। तो इसको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए ये देखेंगे। देखो, वितरण क्या है? मान लो कोई भी क्षेत्र है, उसमें कितने लोग रहते हैं, वो सारे लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं वो वहां की जनसंख्या है। जैसे विश्व की जनसंख्या अगर हम देखें तो लगभग 6 अरब है। शुरू में 6 अरब थी, अब तो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो 6 अरब तक विश्व की जनसंख्या थी। अब इस विश्व की जनसंख्या का हम क्या करेंगे? वितरण। ठीक है? इसमें जीबी क्रेसी नाम याद रहेगा, नोट डाउन कर लो।
मैं लिख भी देती हूँ। जीबी क्रेसी महोदय ने कहा है कि एशिया महाद्वीप में भी जनसंख्या का वितरण ऐसा है कि कुछ भाग ऐसे हैं जो बहुत ही सघन बसे हुए हैं, तो कुछ ऐसे हैं बहुत ही विरल बसे हुए हैं। अगर इनके इसी मत के आधार पर बच्चों हम चलते हैं तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपने 7th 8th भूगोल की किताब में भी पढ़ा होगा कि विश्व की 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर रहती है और 10% जनसंख्या 90% जनसंख्या 10% और 10% जो 90% बाकी भूभाग है उस पर केवल ही हमारी बाकी जनसंख्या रहती है। अर्थात इतना सघन की बहुत बड़े क्षेत्र पर थोड़ी सी जनसंख्या 10% रहती है, लेकिन केवल जो 10% भाग बच गया उस पर लगभग 90%। तो ये अपने आप में ही वितरण की असमानता को प्रदर्शित करता है ना। तो जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। कहीं पर तो बहुत अधिक लोग रहते हैं, कहीं पर बहुत ही कम रहते हैं। अगर हम वितरण का प्रारूप देखते हैं तो इससे भी हमें क्लियर हो जाता है। देखिए ये मैप है, इसमें अगर हम देखें ये कंट्री आप बता सकते हो कौन सा है, ये चीन। जनसंख्या सबसे अधिक किस देश की है, चीन की। दूसरे नंबर पर किसकी है, भारत की। उसके बाद अगर हम पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं तो तीसरे नंबर पर किसकी आती है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हम जो छोटे छोटे पिंक कलर में आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं तो ये है इंडोनेशिया। फिर आपकी ब्राजील, इसके ये ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का है। फिर आपका भारत के साथ ही छोटा सा देश है पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में यहाँ की है। ये छोटा सा देश यहाँ पर है आपका हमारे देश के साथ ही बांग्लादेश, बहुत सघन बसा हुआ है। ठीक है, ये जापान जो केवल 4 ही द्वीपों का देश है बच्चों, केवल 4 द्वीप है, 1 2 3 4 जापान। ये सारे क्या है, सघन बसे हुए देश हैं। तो लगभग इन्हीं भागों में अधिक जनसंख्या और सबसे अधिक किसमें है, चीन में। जबकि इन भागों में अगर हम देखें तो बहुत कम जनसंख्या, यहाँ भी बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम है, इन क्षेत्रों में कम है, यहाँ पर अफ्रीका में कम है ना। तो ये भिन्नता दिखाती है। अच्छा अब आप एक बात बताओ कि ये हमारा यहाँ से लेकर काला सागर के साथ, कैस्पियन सागर के साथ ही यूराल पर्वत है, इससे इधर का जितना भी पूर्व की ओर का ये सारा भाग है ये एशिया में आता है। तो इसमें अधिक जनसंख्या वाले कितने देश आ गए, देखो चीन, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये किसमें आ गए, हमारे एशिया महाद्वीप में। तो जीबी क्रेजी का कथन बिल्कुल सही सिद्ध होता है कि एशिया महाद्वीप में लगभग विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या रहती है, सबसे सघन बसा हुआ महाद्वीप है। ठीक है, तो ये क्या है कि जनसंख्या के वितरण में बहुत ही फैलाव में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। जनसंख्या के फैलाव में, ओह सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइट चली गई है तो एक बार थोड़ा सा हम चेक करते हैं। शायद ये विजिबल होगा अभी आपको, अब विजिबल होगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम कर रहे थे कि जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त असमानताएं पाई जाती हैं, अभी हमने देखा। अब इसी में अगर ये तो था जनसंख्या का वितरण, यानी सामान्यतः किसी भी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं वो कुल संख्या, लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, निरपेक्ष माप है। अब घनत्व क्या है, इसके बाद हमने वितरण देखा। वितरण प्रारूप में, जनसंख्या के वितरण प्रारूप में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब आता है जनसंख्या का घनत्व, ये एक सापेक्ष माप है। तो जनसंख्या का घनत्व किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच का अनुपात है जो, उसको हम कहते हैं किसी भी क्षेत्र का घनत्व। अब अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें, प्लीज नोट डाउन बेटा, फॉर्मूले के रूप में देखें तो क्या आएगा, कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्षेत्र अगर हम लेकर देखें, वहां की कुल जनसंख्या मान लो 10,200 है, कुल क्षेत्रफल मान लो
100 हेक्टेयर है, ठीक है। तो इसको अगर हम इससे काटते हैं तो कुल जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 102 व्यक्ति पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 102 व्यक्ति इस अमुक क्षेत्र में निवास करते हैं। तो है ना सापेक्ष अनुपात, तुलनात्मक अध्ययन हो गया, दो तत्वों के बीच तुलना हो गई कि जनसंख्या और क्षेत्रफल, ठीक है। इसके आधार पर भी हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो भी इसमें पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है ना। तो एक बार फिर से हम मैप को देखते हैं, और साथ में अगर एटलस है या आपके पास, नहीं तो मैप आप ध्यान से देखिएगा इसको। देखो, अगर हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूरे विश्व को 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। अत्यधिक सघन बसे हुए क्षेत्र, विरल बसे हुए और मध्यम बसे हुए क्षेत्र, ठीक है। आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, इट्स विजिबल टू यू, ओके। तो इसमें क्या है कि जो जहां पर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी मोर देन 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो उसको सघन बसे हुए क्षेत्र कहते हैं। पता है ये कौन से हैं? अब वो क्षेत्र कौन कौन से, देखो, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ये भाग, ये यहां से इधर का, और ये भूमध्य सागर से ऊपर ये आपका क्या है, यूरोप। तो यूरोप का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी मध्यवर्ती, ये पूरा भाग ये सघन बसा हुआ है, ठीक है। फिर हम इधर आ जाते हैं एशिया में, तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, ये पूरा दक्षिणी पूर्वी एशिया ये आ गया कंप्लीट, ठीक है। और नाइजीरिया, अफ्रीका महाद्वीप में, ये येलो कलर में आप देख रहे होंगे नाइजीरिया, ये क्या है, सघन बसे हुए क्षेत्र है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब इसके अपोजिट हम कौन से करते हैं, ये तो हमारे कौन से थे, अति सघन बसे हुए। अब हम करते हैं विरल। विरल का मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत ही कम है, यानी 1 से 5 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या रहती है बेटा। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जानना चाहोगे? मुख्य रूप से 2 ही भाग आते हैं, है ना। एक आता है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं, ये देखो इधर अक्षांश दिखाई दे रखी है, ये आपका 70 डिग्री से ऊपर का, 70 से ऊपर के क्षेत्र, 70 डिग्री से ऊपर के। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा जी ऊपर ऊपर बता रहे हो नीचे नहीं है, बेटा नीचे 70 से आगे केवल जलीय क्षेत्र है, स्थलीय भाग नहीं है, केवल अंटार्कटिका महाद्वीप है। लेकिन ये देखो आप श्वेत है, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, अनुसंधान अधिक होते हैं तो इसे अनुसंधानों को समर्पित महाद्वीप ही कहा जाता है। तो इसलिए हम उत्तर की ही बात करेंगे ना, क्योंकि स्थलीय भाग उत्तर में है। तो ये ऊपर जैसे अलास्का, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, फिर आपका आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया का सम्मिलित पार्ट ये यूरेशिया। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र आ गए। फिर ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में ये इधर सोनोरेन का मरुस्थल आ गया, ये इधर सहारा मरुस्थल आ गया, अमेजन बेसिन का भाग आ गया, ये सहारा मरुस्थल, ये अरब का प्रायद्वीप, अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, यानी यहाँ से शुरू होकर ये सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये अरब का मरुस्थल, और यहाँ से होता हुआ ये मंगोलिया तक, ये पूरा क्षेत्र कैसा है, अत्यंत विरल बसा हुआ क्षेत्र, क्योंकि इसमें सारे में क्या है, पर्वत और मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूरा भाग है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, तो यहाँ भी बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये ऋणात्मक क्षेत्र अर्थात विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। दोनों पार्ट हो गए। अब जो बीच का पार्ट बच गया वो मध्यम में आ गया, यानी वहां पर मध्यम जनसंख्या होती है। इज इट क्लियर? समझ आ गया होगा। तो आपने ये मैप भरना है और एटलस की सहायता से इसे देखना है, इन कंट्रीज को फाइंड आउट करना है, अदरवाइज बस याद करोगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका था जनसंख्या घनत्व में भिन्नता पाई जाती है।
अब सोच रहे होंगे यहाँ इतने रहते, यहाँ इतने कम रहते, क्यों? किसी भी भाग में अगर घनत्व में, वितरण में असमानता है तो क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? कोई ना कोई तो कारण है ना। जैसे अगर आप यहाँ रह रहे हो, मैं यहाँ रह रही हूँ, और मुझे कोई ये कहे कि भाई अब आपने बिल्कुल ऊपर सुदूर जम्मू कश्मीर के अक्षेत्र में जाना है और वहां रहना है आपको, मैं एक बार सोचूंगी, है ना। कारण, कोई भी अक्षेत्र, कोई भी व्यक्ति किसी अक्षेत्र में जाता है तो उसका कोई कारण होता है। तो ये जनसंख्या कहीं बहुत अधिक है और कहीं कम, इसके क्या कारण है? तो अगला हमारा क्या आ गया? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इन कारकों को बच्चों हम 3 भागों में बांट देते हैं, आप भी नोट डाउन कर लेना साथ साथ। कारक किसको? वितरण को। किसके वितरण को? जनसंख्या। तो क्वेश्चन क्या आ गया? जनसंख्या वितरण की असमानता है, और क्यों है वो असमानता? तो उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। उसको मुख्य रूप से बच्चों हम 3 पार्ट में बांटते हैं। आप ये फ्लो डायग्राम बना सकते हो। फर्स्ट आता है भौगोलिक कारक, अब एक एक हम करेंगे। दूसरा आता है हमारा आर्थिक कारक, और तीसरा आता है सामाजिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक कारक। गेटिंग? समझ रहे हो? दिखाई दे रहा है? बिल्कुल क्लियर? ओके, वॉइस भी क्लियर है ना? इन बिटवीन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना ताकि मुझे समझ आ जाए, मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाऊँ, राइट। भौगोलिक कारक। अब भौगोलिक कारकों में क्या होता है? देखो, हम किसी भी स्थान पर रहते हैं तो हमें क्या चाहिए? जल तो चाहिए ना। तो सबसे पहला कारक आता है जल की उपलब्धता, कि जल उपलब्ध होना चाहिए। अनेक प्रकार की घरेलू आर्थिक क्रियाओं के लिए, कृषि है, नहाने धोने, कपड़े धोने, उद्योगों के लिए, खाना बनाने के लिए, तो घरेलू और आर्थिक उपयोग में कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में जल का पर्याप्त उपयोग होता है। तो जल की उपलब्धता होना आवश्यक है। अगर जल की उपलब्धता नहीं होगी तो जनसंख्या वहां से पलायन कर जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें नदियां होती हैं, जिसके कारण वहां जल प्रचुर मात्रा में है और वो वहां जनसंख्या अधिक रहती है। ठीक है, उसके साथ ही जल की उपलब्धता के बाद क्या आएगा? उच्चावच, यानी धरातलीय विषमता, या जिसको हम आप कह सकते हो धरातल, कि वहां पर धरातल समतल होना चाहिए, मैदानी भाग होना चाहिए, और मिट्टी, मृदा तो कैसी हो? उपजाऊ मृदा, क्योंकि जो उपजाऊ मृदा होती है वो उन्नत कृषि का आधार बनती है। तो इसलिए उपजाऊ मृदा भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा कारक क्या है? जलवायु, यानी वहां की जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। अब हमने देखा कि ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में कम जनसंख्या है। क्यों? बाकी कारक तो फिर भी उपलब्ध है ना, लेकिन सबसे बड़ा कारक क्या है कि वहां की जलवायु प्रतिकूल है। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, खेत खलिहान नहीं विकसित हो पाते हैं, आर्थिक क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। और दूसरी ओर ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत तापमान कम हो जाता है, बर्फ ही बर्फ रहती है, स्नोफॉल होता है, तो आर्थिक क्रियाएं बाधित होती है। तो ये क्या हो गए? भौगोलिक कारक। ठीक है, तो यही कारण है कि अधिकांश जो विश्व के नदी घाटियों के मैदानी क्षेत्र हैं वो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। Is it clear to you? अब अगला और आर्थिक कारक में क्या आता है? अब हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक कारक में सबसे बड़ा आर्थिक कारक क्या है? खनिज, यानी जो भाग खनिजों से संपन्न होंगे वो उन्नत औद्योगिक विकास की आधारशिला बनते हैं। अगर औद्योगिक विकास अधिक होगा तो नेचुरल है कि वहां पर लोगों का आवागमन भी अधिक होगा, खनिज अधिक होंगे, कच्चा माल मिलेगा तो उद्योग भी अधिक विकसित होंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है नगरीकरण, यानी जब विकसित होंगे, उद्योग भी विकसित होंगे, खनिज हो गए, तो वहां पर नगरों का विकास होगा। नगरों में सुविधाएं आम जीवन की अपेक्षा अधिक होती हैं, जो मुख्य रूप से कारक होते हैं वो वहां पर अधिक अनुकूल पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला आता है हमारा नगरीकरण के साथ ही औद्योगिकरण, तो उद्योगों का विकास भी ज्यादा होता है। अब माना जाता है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण
एक दूसरे के पूरक है। नगरीकरण होगा तो औद्योगिकरण भी होगा। वंशिका ये ठीक करना। नगरीकरण होगा तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण अधिक होगा और कुल विकास अधिक होगा। ठीक है। अब आता है सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण। थैंक यू। सामाजिक सांस्कृतिक यानी सामाजिक उत्थान, समाज का लिविंग स्टैंडर्ड, कुछ सांस्कृतिक कारक जैसे धर्म है या अन्य संस्कृतियों का विकास है, उनके कारण एक ही प्रकार की संरचना विकसित हो जाती है। कई बार कुछ क्षेत्रों में सरकार की नीतियां अनुकूल हो जाती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, अगर हम भारत का देखें, उत्तराखंड है, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां हैं थोड़ा सा, लेकिन उन भागों में सरकार औद्योगिक विकास के लिए लोगों को क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है, ताकि उनका बैलेंस डेवलप हो सके और प्रादेशिक असंतुलन समाप्त हो जाए। जब सब्सिडी देंगे, उद्योग लगेंगे, तो नेचुरल है लोग वहां पर आएंगे। ठीक है। तो इन सभी कारकों की भिन्नता पाई जाती है। इसके साथ ही आप राजनीतिक कारक लिख सकते हो। इन सभी कारकों की भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण कोई अक्षेत्र सघन है तो कोई विरल बसा हुआ अक्षेत्र। ठीक है। यही कारण है कि विश्व के जो अधिकांश सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं वो नदी घाटियों के मैदानी प्रदेश होते हैं। चाहे आप किसी का भी देख लो, देखो, चाहे आप भारत में देख लो, आपका ये गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान, अन्न का भंडार, धन धान्य का भंडार कहा जाता है। यहाँ हमांगो और मिसिसिपी नदी का मैदानी प्रदेश सघन बसा हुआ है। इधर अमेजन जायरे, ये नदियों का बेसिन क्षेत्र है, ये सघन बसा हुआ है। ब्राजील में अमेजन नदी का है, यहाँ मिसिसिपी, मिसोरी, ये नदियां हैं। यहाँ अमेजन का है तो यहाँ बीच में कांगो नदी का बेसिन क्षेत्र है। तो इन भागों में विकास अधिक होता है, कारण कि जल की उपलब्धता यानी भौगोलिक कारक अधिक अनुकूल है, जिसके कारण वहां सुविधाएं मिल जाती है तो जनसंख्या रहती। जब जनसंख्या रहने लग जाती है तो इतना ही नहीं, अब संरचनात्मक समाधान जैसे सड़कें हैं, रेल मार्ग है, अनुसंधान है, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च है, वो सब होना वहां पर शुरू हो जाता है, जिससे जनसंख्या प्रभावित होती है। इज इट क्लियर अप टू हियर? ओके। अब हम एक बार रिकैप करते हैं कि हमने यहाँ तक क्या किया। जनसंख्या वितरण और घनत्व में भिन्नता की हमने, है ना। वितरण केवल फैलाव होता है, कुल जनसंख्या कितनी है, जबकि घनत्व उसका सापेक्षिक माप होता है कि किस प्रकार क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच आनुपातिक संबंध पाया जाता है। क्लियर? और फिर हमने क्या किया, जनसंख्या घनत्व क्या है, उसमें भिन्नता क्यों पाई जाती है। जनसंख्या का वितरण भी देखा ना हमने, 3 भागों में बांटा, अत्यधिक बसे हुए, सामान्य और न्यूनतम क्षेत्र, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। क्यों था, उसको प्रभावित करने वाले हमने कारक भी देखे। किसी न किसी रूप में, छोटा या बड़ा, किसी भी रूप में जरूर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व की भिन्नता का वर्णन करें और उसको प्रभावित करने वाले कारक बताएं। केवल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ले, अगर हम अपना माइंड ओपन करते हैं और होराइजन को हम ओपन रखते हैं, विस्तृत करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना कि क्यों रहते हैं, क्यों कहीं अधिक कहीं कम रहते हैं। तो ये सुविधा है जिसको हम प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। किसकी ओर चल रहे हैं हम आगे? जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है। अब मैंने आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ वृद्धि, मैंने वृद्धि नहीं लिखा, मैंने परिवर्तन लिखा है, क्योंकि वृद्धि वर्ड आपको कंफ्यूज करता है। वृद्धि का मतलब हम क्या सोचते हैं कि केवल बढ़ोतरी है, लेकिन वृद्धि और विकास दोनों का मतलब होता है परिवर्तन। अब वो वृद्धि धनात्मक हो सकती है, यानी कुल जनसंख्या बढ़ सकती है, और कुल जनसंख्या घट भी सकती है। दोनों प्रकार के परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में, नोट डाउन कर लेना, किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है, जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम और जनसंख्या बढ़ गई, तो उस वृद्धि को हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं।
कुल जनसंख्या जितनी थी उससे कम हो गई तो उसको हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। दोनों परिवर्तन है ना। तो जनसंख्या परिवर्तन से संबंधित कुछ हम संकल्पनाएं देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के जो कारक है, यानी किन कारकों के माध्यम से या कौन से घटक हैं, बेसिकली कारक नहीं घटक, ठीक है, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है। वो 3 घटक है बच्चों। कौन कौन से हैं? जन्म, मृत्यु और परवास। अब इससे संबंधित कुछ संकल्पनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो क्या संकल्पनाएं हैं? जैसे जन्म है। अब जन्म दर क्या है? अगर इससे पहले हमने देखा प्राकृतिक वृद्धि दर यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो नोट करें वृद्धि दर क्या है? 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को वृद्धि दर कहते हैं। अगर ये वृद्धि यानी धनात्मक परिवर्तन बढ़ जाती है कुल जनसंख्या, तो ये क्या हो गया? धनात्मक वृद्धि दर हो गई। अगर कुल जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। और प्राकृतिक वृद्धि हम किसको कहेंगे? प्राकृतिक वृद्धि होती है जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अब जन्म और दर में क्या अंतर है? वृद्धि दर 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या कितनी बढ़ी, इसको प्रतिशत माप कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या आया बच्चों? अच्छा आप बताओ जन्म दर क्या होता है? पता होगा, आपने सभी क्लासेस में पढ़ा है। हाँ बोलो, चलो हम इकट्ठा ही करते हैं। जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में जन्म प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं? CBR, मतलब क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर। वो कैसे निकालते हैं? किसी क्षेत्र में निश्चित समय बिंदु के बीच पैदा होने वाले बच्चों की संख्या, यानी जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, और वहां की कुल जनसंख्या गुना 1000, तो इसको हम कहेंगे जन्म दर। इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। मृत्यु दर वैसे ही हो जाएगी क्रूड, इसको क्या लिखेंगे? क्रूड डेथ रेट, अशोधित मृत्यु दर, यानी किसी क्षेत्र में निश्चित समय बिंदुओं के बीच, यानी 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पर मरने वाले बच्चों की संख्या वर्ष विशेष में, और कुल जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या में किसी वर्ष विशेष में कितने लोगों की मृत्यु हुई और गुना 1000, तो उसको हम कहेंगे मृत्यु दर, ठीक है। और इन दोनों के अंतर से जो आएगी उसको हम कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर। इसको रब कर दूं मैं? तो प्राकृतिक वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर में बच्चों थोड़ा अंतर होता है। पता है क्या अंतर होता है? चलो देखते हैं क्या अंतर होता है। वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकालते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। वास्तविक वृद्धि दर कैसे निकलती है? इसमें क्या आएगा? जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस, ध्यान रहे, प्लस आप्रवास माइनस उत्परवास, ठीक है। ये हमारी आ गई वास्तविक वृद्धि दर। यानी अभी हमने किया कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और परवास। तो अब हम आगे किसकी ओर बढ़ रहे हैं? परवास की ओर, राइट। अब हमें करना होगा परवास क्या है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। मैं अभी सोनीपत में हूँ, यहाँ से और मैं अपनी जॉब के कारण या किसी भी कारण से मैं जाके पंचकुला में परमानेंट बस जाती हूँ, तो मैं क्या हूँ? प्रवासी, प्रवासी हूँ ना। जिस स्थान से मैं गई, यानी सोनीपत में मैं रहती हूँ, कोई भी एक स्थान ये हो गया सोनीपत मान लो, ये आपका चंडीगढ़ मैंने ले लिया,
यहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मेरा जन्म हुआ है, तो ये मूल स्थान हो गया। यहाँ से मैं यहाँ जाके परमानेंट रहने लग गई हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या हो गई, मैं कौन हूँ, प्रवासी। तो प्रवासी कौन होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बच जाता है। ठीक है, अब जहां से मैं गई, ये मेरा क्या था, उद्गम क्षेत्र। क्या था ये, उद्गम क्षेत्र। अब मैं यहाँ जाकर बच गई, कहाँ जाना है मुझे, चंडीगढ़ गई मैं, तो ये मेरा क्या हो गया, गंतव्य स्थान। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी के बाद हमने आप्रवास और उत्प्रवास लिया। आप्रवास क्या होता है, आप्रवास यानी आना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोनीपत में मैं रहती थी, यहाँ पर लगभग 1000, मान के चल रहे, हम इतनी है नहीं, 1000 जनसंख्या है। और जब मैं यहाँ चंडीगढ़ गई तो यहाँ लगभग 1500 लोग थे। ठीक है, यहाँ हम 2000 कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से और यहाँ मेरे की तरह इस ए स्थान से बी स्थान की ओर लगभग 50 लोग चले गए। तो ये 50 लोग कहाँ से गए, यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, 1500। तो ये क्या कर गए, यहाँ से चले गए, इसको हमने क्या कहा, उत्प्रवास। ठीक है, कहाँ चले गए, जहां आकर बस गए, यहाँ बस गए, तो यहाँ जनसंख्या कितनी होगी, 2000, तो इसको हमने क्या कहा, आप्रवास। समझ आया, एक बार फिर देखते हैं। उत्प्रवास होता है जब किसी स्थान से जनसंख्या दूसरे भाग की ओर चली जाती है, राइट, जिसके कारण देखो क्या प्रभाव पड़ा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी स्थान से जाएगा, क्यों जाएगा भाई, उसे किसी चीज की कमी लगी होगी तभी जाएगा ना। तो उत्प्रवास पुश फैक्टर के कारण होता है। और आप्रवास जब किसी क्षेत्र में लोग आकर बस जाते हैं, यानी उद्योग, नगर, शिक्षा सुविधाएं लोगों को अपनी ओर खींच रही है, जिसके कारण वहां जितनी जनसंख्या और आ गई, तो उनको आप्रवासी कहेंगे। आप्रवासी किसी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं और जिसके कारण कुल जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये क्यों आवश्यक है, क्यों करते हैं हम ये सब, क्योंकि जनसंख्या का परिवर्तन किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान देता है। जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताएं, लिंग, पुरुष स्त्री अनुपात, अर्जक अनार्जक जनसंख्या, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक व्यवसाय में लगी जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ये जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं। इनमें परिवर्तन आ जाता है। जब इनमें परिवर्तन आता है तो संसाधनों का उपयोग करने वाले लोगों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए आर्थिक विकास अप एंड डाउन होता है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जनसंख्या परिवर्तन का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर, अब हम देखते हैं, यहाँ तक समझ आया। हमने जनसंख्या परिवर्तन से रिलेटेड कुछ संकल्पनाएं की, तो यहाँ तक आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि प्रवास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, है ना। देखो, प्रवास की 4 धाराएं होती है। धाराएं मतलब वैसे प्रवास स्थायी हो सकता है, बड़े पैमाने पर 2 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जब एक ही राष्ट्र के विभिन्न भागों में प्रवास होता है तो राष्ट्रीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में आवागमन होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, ये स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, दैनिक हो सकता है ना। जैसे हम सुबह जाते हैं, दिल्ली में चले गए, शाम को वापस आ गए जॉब करके। अब तो नहीं, खैर पहले तो जाते ही थे ना, अब तो लॉकडाउन है, हम घर पे कहीं नहीं प्रवास हो रहा ना, स्टेबल है ना। लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, किसी समस्या की वजह से हम यहाँ पर। ठीक है, अब देश में ही, राज्य के अंदर ही प्रवास होता है तो उसकी 4 धाराएं होती है। गांव से लोग दूसरे गांव में जाते हैं, गांव से शहर में भी जाते हैं, शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, और गांव से शहर में और शहर से गांव में। 4 प्रकार की प्रवास की धाराएं हैं। मुख्य रूप से रोजगार के कारण गांव से शहर की ओर आते हैं, लेकिन विवाह इत्यादि के कारण और मजदूरी इत्यादि के कारण गांव से गांव की ओर प्रवास करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, चलो तब तक हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप एक क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। भारत में सबसे अधिक प्रवास महाराष्ट्र में होता है, बाहर की ओर से भी, क्यों? और अगर आप आंकड़े देखोगे, अपनी किताब खोलोगे, तो आपको उसमें भी देखोगे कि 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, यानी लगभग 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति
सबसे अधिक महाराष्ट्र और बॉम्बे में प्रवास करते हैं। क्यों ढूंढे आप, बताएं क्यों। तब तक हम इसके कारण पढ़ते हैं। प्रवास के कारकों को हम दो भाग में बांटते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। कौन कौन से, मिल गया होगा शायद आंसर। क्यों, क्योंकि महानगरीय प्रदेश है, रोजगार के कारण, उच्च शिक्षा सुविधाओं के कारण, वाणिज्यिक राजधानी है, तो वहां पर अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, इसलिए वहां पर प्रवास ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष को हम ऐसे समझ सकते हैं, पुश फैक्टर। पुश क्या होता है, जैसे कोई चीज मेरे पास है और मैंने उसको ऐसे कर दिया, पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो धक्के दिया, तो ये क्या होते हैं, निषेधात्मक कारक होते हैं। और इनको हम कहते हैं पुल फैक्टर, खींचना। किसी चीज को हम है और अपनी ओर खींचते हैं तो वो चीज हमारी ओर आ जाती है ना, तो ये पॉजिटिव फैक्टर है। जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र या कोई भाग है जिसमें रोजगार का अभाव है, औद्योगिक विकास नहीं है, नगरों का विकास नहीं है, सामान्य जीवन की सुविधाएं कम है और उच्च स्तरीय शिक्षण सुविधाएं नहीं है, तो अवसंरचनात्मक समस्याएं हैं, सुरक्षा का अभाव है, तो इसके कारण लोग इस भाग से चले जाते हैं, यहाँ रहने का मन नहीं करता। तो मतलब इन कारकों ने इनको धकेल दिया, किस और जाते हैं, इन कारकों की यहाँ सुविधा है। पुल फैक्टर क्या होते हैं, रोजगार की सुविधाएं, उच्च शिक्षण संस्थाओं की सुविधाएं, अवसंरचनात्मक जैसे सड़क है, रेल है, इंटरनेट है, रोजगार की है, उद्योग है, ये सभी प्रकार की सुविधाएं, बिजली, पानी, रहने का सामान, उच्च जीवन स्तर होता है, मनोरंजन की सुविधाएं हैं, सुरक्षा अधिक होती है। तो जिसके कारण जब आपको उतनी सुविधाएं मिल रही हैं तो आप फिर क्या करते हैं, खींचे चले आ जाते हैं, तो इसके कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? पुश एंड पुल फैक्टर क्या होते हैं? चलो गुड, आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये देखो आप इस टाइप से आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल नोट्स है जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हमने चैप्टर को कैसे लेना है। ये देखिए अंतर क्या है क्या नहीं, जो हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। अगर हम चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम सब कुछ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपना होराइजन एक्सपैंड करो, बढ़ाओ, है ना। तो अब आते हैं हम आगे, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक परिणाम, है ना। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, यानी स्थानिक प्रारूप क्या है। अब ये जनसंख्या वृद्धि दर सभी भागों में एक समान नहीं है। अगर हम देखते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि दर, देखो ये क्लियर, यहाँ भी हमने क्लियर दिया हुआ है, मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगी। ये देखो, देख रहे हो आप, ये आपको क्लियर है, शायद आपको क्लियर होगा, आप दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। ये 100 से अधिक वर्ष यहाँ पर दोगुनी होने में लगा, यहाँ पर बहुत कम वर्ष लगे दोगुनी होने में, यानी जो कम विकसित क्षेत्र थे वहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, और जहाँ ज्यादा विकसित क्षेत्र थे वहां जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी। कितनी थी विश्व की, अगर हम कुल जनसंख्या को देखते हैं तो 2005 के आंकड़े हमारी बुक में, हम उसी को बेस मानकर चलते हैं, वो कितनी है 1.4%। अब हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि है वो है 1.6%, और एशिया में भी 1.5% तक है, जो विश्व की 1.4% से ज्यादा है ना। और इसके आधार पर हम देशों का अगर देखें तो सभी में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप का देश नाइजीरिया, लीबिया है ना, और सबसे कम लैटविया, एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप के देश है जहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम है ना। ये आपको जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप दिखा रहा है, आप इसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप देखो क्या दिया हुआ है, लगभग आज से 12,000, आर यू गेटिंग? इट्स क्लियर ना? कमेंट बॉक्स में लिख दें अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसे जूम करने की कोशिश करूँ, ठीक है। वर्तमान से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक हमारी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम थी, मतलब बहुत, ये विश्व जनसंख्या अरबों में, जनसंख्या बहुत ही कम थी विश्व की, लेकिन
कृषि का विस्तार अधिक था, कृषि का विकास था और बहुत अधिक विस्तार हो रहा था, क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक थी। अब जन्म दर अधिक थी, अब मृत्यु दर भी अधिक थी, तो लोग क्या करते थे, इतना अधिक विकास नहीं था, तो उसको पुनरुत्पादन के द्वारा रिगेन, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके जन्म दर को बढ़ाते रहते थे, परंतु मृत्यु दर भी, तो वो पुनः पूर्ति, पुनः उत्पादन करते रहते थे, जिसके कारण जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ी। ये कृषि विकास था, बहुत अधिक औद्योगिक सुविधाओं का विस्तार नहीं था। फिर अगर हम देखें आगे, 1600 ईस्वी तक लगभग 0.25 की वृद्धि दर्ज की गई। वो किसके कारण? क्योंकि औपनिवेशिक और अनुसंधानों का, औपनिवेशिक व्यापारिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गए, जिसके कारण खोजी प्रवृत्ति विकसित हुई, जिसने कुछ विकास को बढ़ावा दिया। फिर 1650 से 1700 के बीच 0.5% तक। फिर क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास हुआ। इस समय विश्व में औद्योगिक क्रांति आ गई थी। जब विकास होता है तो परिवर्तन होता है। विकास को सबसे अच्छा गर्भ निरोधक माना गया है। उसके बाद 1800 के आसपास औद्योगिक विकास के साथ ही परिवहन का विकास हुआ। तो देखो ये जनसंख्या में वृद्धि आई, जो लगभग 1 अरब 1830 से और 1930 तक, 1830 में जो 1 अरब थी उसको दोगुनी होने में 1930 तक शुरू में लगभग 100 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 100 वर्ष। फिर 2000 तक जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। धीरे धीरे यहाँ से जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, सूचना और कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसने जन्म दर पर भी नियंत्रण किया और मृत्यु दर भी नियंत्रित रही। परिणाम कि 1930 से 60 के 30 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि लगभग 2 से 3 हुई। फिर आपकी आगे 60 से 75 में जब विकास अधिक हुआ तो ये 15 वर्षों में दोगुनी 3 से 4 बढ़ गई। 75 से 87 आगे धीरे धीरे 12 वर्षों में ये 5, और फिर अगले 87 से 99 के बीच 12 वर्षों में फिर 6 अरब जनसंख्या हो गई। अब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है? विश्व जनसंख्या 6 अरब तक है। तो 1650 से वर्तमान समय तक ये जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रारूप दे रखा है कि किस प्रकार परिवर्तन हुआ। इसमें क्या भिन्नता है कि जो विश्व के विकसित देश हैं, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दोगुनी होने में लगभग 100 वर्ष लगे, लेकिन विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दोगुनी होने में बहुत थोड़ा समय लगा। कारण कि पहले जनसंख्या का इतना विशाल आकार है। अगर 50 लोग हैं किसी भाग में, एक एक बच्चे को जन्म दे तो भी 50 लोग, मतलब हमारे कार्यशील जनसंख्या है तो 50 लोग बढ़ गए। किसी क्षेत्र में 20 लोग हैं, 20 लोग 2-2 बच्चों को भी जन्म देते हैं तो भी 40 हुए। तो जनसंख्या का विशाल आकार धीमी वृद्धि को कंट्रोल करने के बाद भी बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या बढ़ा देता है। तो ये आपका स्थानिक प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जनसांख्यिकीय संक्रमण। जनांख्यिकीय या जनसांख्यिकीय एक ही बात है प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। जनसांख्यिकीय भी वही होता है, जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर आदि विशेषताएं, और जनांकीय जनसंख्या को अंकित करने की, आकलन करने की विशेषताएं भी वही होती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये पूरे विश्व की जनसंख्या को 3 अवस्थाओं में बांटता है। क्लियर हो रहा है? 3 अवस्थाओं में बांटता है। ये इधर समय है, ये अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर है, इस पर y एक्सिस पे, x एक्सिस पे समय है। ठीक है, अब ये देखो पहली अवस्था क्या है। आप इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का जिस्ट है, कंक्लूजन है कि जब प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर देख रहे हो, दोनों लगभग 35 करोड़ तक, 35% तक है, दोनों उच्च हैं। ये पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था का सूचक है, आदिम अर्थव्यवस्थाओं का सूचक है, जिसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती। जन्म दर उच्च, खूब बच्चे पैदा करते, लेकिन चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, अकाल, महामारियों पर कोई नियंत्रण नहीं, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च। यस, और दूसरा आता है हमारी दूसरी अवस्था। इसमें देखो जन्म दर धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मृत्यु दर तो बहुत तेजी से कम हो गई। इसका मतलब ये विकास हो रहा है। देखो मृत्यु दर बहुत तेजी से कम हुई ना, जन्म दर धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या हुआ? जनसंख्या में स्थायित्व रहा। एक बार जन्म दर तेजी से घटी,
मृत्यु दर भी तो वृद्धि होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर आती है। ये दूसरी अवस्था है जिसमें पेरू, श्रीलंका और भारत भी इसी दूसरी अवस्था में आता है। ये विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का संकेत है। और ये तीसरी अवस्था है जनसांख्यिकीय संक्रमण की, जिसमें निम्न उतार चढ़ाव होता है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर लगभग दोनों कम हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। तो अर्जित जनसंख्या बहुत अधिक, जीवन प्रत्याशा बहुत लंबी हो जाती है, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम सफल होते हैं, लेकिन मृत्यु दर पर भी उतना ही कंट्रोल होता है। तो ये जनसंख्या लगभग ह्रास की अवस्था होती है, जिसमें कनाडा, जापान इत्यादि और यूरोप महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, जैसे जर्मनी का है, फ्रांस का है, जिनमें जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर धीरे धीरे कम हो रही है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। बिल्कुल एंड की ओर हम बढ़ते हैं, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक है क्या? वृद्धि दर को रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या रोकने के उपाय हैं? जनसंख्या वृद्धि को रोकने के या नियंत्रित करने के उपाय कि कैसे नियंत्रित की जाए। सबसे बड़ा जागरूकता फैलाएं, परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम, और सबसे बड़ा कारक है विकास। इसीलिए जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में और फिर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में भी हुआ, जिसमें ये कहा गया जेनेवा में कि विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। यानी जब विकसित हो जाते हैं तो व्यक्ति को पता चल जाता है, वह संसाधनों के उपयोग पर अधिक ध्यान देता है, ना कि बच्चे पैदा करने पर, है ना। वह पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देता है, जो है उन्हीं के विकास करने पर बल देता है। तो परिवार नियोजन अपनाएं, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करें, इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं हैं, जागरण फैलाएं, इन सभी को, और सबसे बड़ा है विकास करें। इसलिए रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने अपना सिद्धांत दिया था। थॉमस माल्थस ने क्या कहा था कि हमारे जो संसाधन हैं वो संसाधन प्लस की दर से बढ़ते हैं, 2 + 2 + 2 4 और 2 6 ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या ज्यामितीय दृष्टि से बढ़ती है। 2 2 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इस टाइप से ये बढ़ती चली जाती है। 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 16, तो इस प्रकार अनएंडिंग प्रोसेस है, तो जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए अगर हमने जनसंख्या नियंत्रित नहीं करी तो जनसंख्या विस्फोट होगी और हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा चैप्टर था जो यहीं पर कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा अवश्य हो गया, लेकिन आपको मजा आया होगा। चैप्टर में हमने लास्ट में जो पार्ट था, ये जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक रूप था, वृद्धि के प्रारूप थे कि किस प्रकार जनसंख्या परिवर्तन का प्रारूप विकसित और विकासशील देशों में भिन्न भिन्न तरीके से बढ़ता है। उसके बाद हमने जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत किया, फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और रॉबर्ट माल्थस का सिद्धांत। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. Wish you all the best. Have a nice day. Thank you.